G20 लीडर्स समिट के 20th एडिशन में कौन सा एक मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अनाउंस किया गया है? तो इसके अंतर्गत सब सहारन अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 25th एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयर को स्टैब्लिश किया जाएगा। यह अनाउंस किया गया है G20 लीडर्स समिट के 20वें संस्करण में। G20 की बात करें तो G20 का 20वां संस्करण आयोजित किया गया था जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और ये पहला समिट है G20 का जिसको अफ्रीका में आयोजित किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नोटेबल एब्सेंस मतलब किस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने बॉयकॉट किया है समिट को। ठीक है, तो आपको याद ये भी रखना है कि किस कंट्री ने, किस मेजर कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया है G20 समिट ऑफ अफ्रीका में। फिलोसफिकल थीम की बात करें G20 लीडर समिट की, तो ये थी उबंटू प्रिंसिपल्स। उबंटू प्रिंसिपल्स क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस एंड मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फिलोसफिकल थीम रही है G20 लीडर समिट में? तो उबंटू प्रिंसिपल्स, इंटरकनेक्टेडनेस एंड मल्टीलैटरलिज्म। आईएमएफ रिफॉर्म अनाउंस किया गया था जिसके बारे में हमने चर्चा की, तो इसके अंतर्गत 25th चेयर क्रिएट किया जाएगा सब सहारन अफ्रीका के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। तो एक इनिशिएटिव चलाया जाएगा जिसका नाम है एनर्जी इनिशिएटिव, और एनर्जी इनिशिएटिव के अंदर मिशन 300 लॉन्च किया जाएगा जिसमें 300 मिलियन अफ्रीकन को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी बाय द ईयर 2030। फिर एक जो है मिशन लॉन्च किया गया है रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स, जिसके अंतर्गत G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है जहां पे सप्लायर चेन्स और वैल्यू एडिशन की बात होगी क्रिटिकल मिनरल्स की। और लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट मिशन अनाउंस किया गया था वो था जेंडर टारगेट का, जिसको बोला गया है ब्रिस्बेन इथेक्विनी गोल। ब्रिस्बेन इथेक्विनी गोल, जिसके अंतर्गत जेंडर कैप को रिड्यूस किया जाएगा बाय 25%। कब तक? 2030 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। फिलोसफिकल थीम हमने देखी, कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं की है G20 समिट में ये देखा, कहां पे हो रहा है ये देखा, और देखा कि कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को हाल में ही किस इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन से सम्मानित किया गया है? तो इनको अंबा एक्रेडिटेशन से सम्मानित किया गया है। अंबा क्या है? एसोसिएशन ऑफ एमबीएज एक्रेडिटेशन। किसको प्राप्त हुआ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को, आईआईएम रांची को ये सम्मान प्राप्त हुआ है या ये एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। AMBA या अंबा एक्रेडिटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये प्लेस कर देता है आईआईएम रांची को टॉप 2% ऑफ ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स में। तो ये इसका एक्रेडिटेशन का जो है सिग्निफिकेंस है जो कि प्राप्त हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5th एडिशन में कितने स्पोर्ट्स को फीचर किया जा रहा है, मतलब कितने स्पोर्ट्स खेले जाएंगे? तो 23 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स प्लस एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट को फीचर किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण में। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट कौन सा है? तो वो है खो खो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 5th एडिशन जो है 24 नवंबर 2025 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया। होस्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान है होस्ट स्टेट जहां पे आयोजित किया जाएगा 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। होस्ट सिटीज कौन कौन सी होंगी? तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ये 7 सिटीज होंगी जो कि होस्ट करेंगी 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें तो 23 मेडल स्पोर्ट्स हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट है। किसका? खो खो का। पहली बार है कि राजस्थान जो है होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नवंबर 2025 में लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो वेलामाला सिमान्ना जी हैं जिनको सम्मानित किया गया है लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 से। नवंबर 2025 में अनाउंस किया गया है लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड, और इसके इसके जो सम्मान जिसको मिला है वो है वेलामाला सिमान्ना जी। वेलामाला सिमान्ना जो है रिसिपिएंट होंगे लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड के। अवार्ड अमाउंट की बात करें तो 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा, और सेरेमनी डेट जो होगी वो 18 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इतना ही रेलेवेंट है, बाकी चीजें इतनी रेलेवेंट नहीं है। रेवेन्यू रीस्ट्रक्चरिंग के बाद दिल्ली में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी, कितनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी? तो दिल्ली में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर जो है वो हो जाएगा 13, और ये जो 13 है ये 11 से बढ़ के हो जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। अभी 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 13 हो जाएंगी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स।
फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के बाद दिल्ली में जो है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 11 से बढ़ के 13 हो जाएगी। एम क्या है रिस्ट्रक्चरिंग का? तो बेटर गवर्नेंस होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एक्सेस टू सर्विसेज बढ़ेगा। सब डिविजन या एसडीएम ऑफिसेज की बात करें तो ये 33 से बढ़ के 39 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे दो ही पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा कि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स कितने से कितने तक बढ़ी हैं, तो 11 से 13 बढ़ी हैं, और सब डिविजन ऑफिसेज या एसडीएम के ऑफिसेज कितने बढ़ गए हैं? तो 33 से 39 बढ़ गए हैं दिल्ली में एसडीएम ऑफिसेज। एक और बात यह है कि हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में छोटे छोटे मिनी सेक्रेटेरिएट्स बनाए जाएंगे जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी हर जिले में, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे। की रीऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की बात करें तो सदर जोन जो है ये अब ओल्ड दिल्ली का पार्ट हो जाएगा, ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो जाएगा सदर जोन। ईस्ट दिल्ली का नाम बदल के रख दिया गया है सहादरा साउथ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का नाम रखा गया है सहादरा नॉर्थ, और जो पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली है उसको काटा गया है नजफगढ़ जिले से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये महत्वपूर्ण है कि कितने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, और एसडीएम ऑफिसेस कितने बड़े हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार रीऑर्गेनाइजेशन चेंजेस पे भी नजर फेर लीजिएगा, इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सॉल्व कर ले। साउथ कोरियन पर्सनालिटी ली सॉन जुन, जो हाल में ही जिनका निधन हुआ है, वो क्या थे? तो ली सॉन जू जो है ये साउथ कोरियन एक्टर थे जिनका करियर स्पैन था लगभग 70 वर्षों का, और ये 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये लेजेंडरी साउथ कोरियन एक्टर हैं ली सॉन जे। कितने सालों के बाद इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन पवन के मार्टर्स को ऑफिशियली ऑनर किया जाएगा? तो 38 ईयर्स के बाद इंडियन आर्मी जो है ऑनर करेगी ऑपरेशन पवन के मार्टर्स को। इंडियन आर्मी 38 ईयर्स बाद जो है ऑपरेशन पवन के मार्टर्स को ऑफिशियली ऑनर करेगी। ऑपरेशन मार्टर को चलाया गया था 1987 से 1990 के बीच में। फोर्स जो इन्वॉल्व थी वो थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसके अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जा रहा था इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, डिसआर्म किया जा रहा था एलटीटी जो संगठन था वहां पे उसको, और पीस को रिस्टोर करना कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है श्रीलंका में चलाया जा रहा था। मिशन कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? तो एलटीटी ने रिजेक्ट कर दिया था ये जो अकॉर्ड था, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, उनके रिजेक्ट करने से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के कई ऑफिसर्स वहां पे मारे गए थे। लगभग 1171 इंडियन सोल्जर्स वर मार्टर्ड, और लगभग 3500 जो है इंजर्ड हो गए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑपरेशन पवन का? तो डिसआर्म करना एलटीटी को और अदर ग्रुप्स को, श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, तमिल मेजॉरिटी रीजन्स को स्टेबलाइज करना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण हीरोइक एक्ट परफॉर्म किया गया था मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जी द्वारा, जिनको पॉस्ट्यूमसली मरणोपरांत 1987 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के पद पे किसको नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी को, जो कि नॉमिनेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन। 19 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विक्रम नाथ जी को। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जस्टिस विक्रम नाथ जी को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। किसने अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। जस्टिस विक्रम नाथ की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं साल 2021 से। इससे पहले ये गुजरात के चीफ जस्टिस, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इसी के साथ साथ एक पैरेलल अपॉइंटमेंट हुआ है जहां पे चेयरमैन नॉमिनेट किए गए हैं जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी। सुप्रीम कोर्ट लीगल अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी, और इनका अपॉइंटमेंट जो किया गया है वो सीजेआई ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो दो अपॉइंटमेंट हुए हैं, दो अलग अलग अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, एक में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं और एक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने बायोमास पेलेट प्लांट कहां पे इनॉग्रेट किया है? तो बायोमास का पेलेट प्लांट जो है ये इनॉग्रेट किया गया है रेवाड़ी हरियाणा में, और इसका जो पेलेट प्लांट आउटपुट होगा वो 240 टन पर डे का आउटपुट है रेवाड़ी हरियाणा में स्थित बायोमास पेलेट प्लांट का। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में इंडिया की तरफ से कितने मेंबर का कंटिंजेंट भेजा जाएगा? तो 23 मेंबर का कंटिंजेंट भेजा जाएगा, पार्टिसिपेट करेंगे 23 मेंबर इंडिया से वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 की प्रतियोगिता में। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करेगा, जिसको आयोजित किया जाएगा 27 नवंबर 2025 से। तो ये पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड स्किल्स एशिया में, जिसको आयोजित किया जाएगा
चाइनीज तैपई में। इंडिया के कंटिजेंट की बात करें तो 23 कॉम्पिटिटर्स जो होंगे इंडिया से भेजे जाएंगे 21 स्किल कैटेगरीज में, ठीक है। और एक्सपर्ट्स होंगे 21 डोमेन एक्सपर्ट्स जो कि मेंटर करेंगे और गाइड करेंगे पार्टिसिपेंट्स को। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी होगी, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये इंप्लीमेंटेशन और नॉलेज पार्टनर रहेगी वर्ल्ड स्किल्स इंडिया के लिए। कौन कौन सी स्किल फीचर की जाएंगी, तो मैकाट्रॉनिक्स है, सीएनसी मिलिंग है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल रोबोटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन टेक, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। तो याद ये रखना है कि कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कब आयोजित किया जा रहा है। इंडिया का पहली बार पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड स्किल्स एशिया में, और इसमें 23 कॉम्पिटिटर्स जो है इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे इन 21 स्किल कैटेगरीज। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल मीथेन एमिशंस में, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है एज पर ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश किया है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो है थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर की, जिसके अंतर्गत इंडिया जो है 9% जो है ग्लोबल एमिशन एमिट करता है मीथेन का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन द्वारा लॉन्च की गई 24/7 शॉर्ट हेल्पलाइन विमेन इन डिस्ट्रेस के लिए क्या है, तो ये है 14490, जिसके अंतर्गत फास्ट एक्सेसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो भी महिलाएं वायलेंस, हैरेसमेंट या डिस्ट्रेस फेस कर रही हैं। इसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन ऑफ विमेन द्वारा 14490। डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इटली ने जीता है डेविस कप 2025 का खिताब स्पेन को हरा के। याद रखिएगा, स्पेन को हरा के डेविस कप जो है इटली ने जीता है, और इटली का ये 4th डेविस कप टाइटल होगा। इससे पहले 1976 में, 2023 में और 2024 में भी जीत चुकी है इटली। 2025 का डेविस कप जो है ये 113th एडिशन था डेविस कप का, जिसके अंतर्गत मेंस टेनिस पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा, मेंस टेनिस का ये कप है डेविस कप, जिसको इटली ने जीता है, और इटली जो है दूसरा देश बना है आफ्टर यूएसए टू विन 3 कंसेक्यूटिव डेविस कप टाइटल्स। तो इटली ने 3 बार लगातार जीत के दूसरी कंट्री बनी है जिन्होंने कंसेक्यूटिवली 3 बार टाइटल जीता है डेविस कप का। तो इटली ने 2023, 2024 और 2025 तीनों में ही ये टाइटल जीत लिया है।